नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे जागृति क्लासेज में। और आज हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। आज हड़प्पा सभ्यता पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और आज हड़प्पा सभ्यता की लगभग तीसरी क्लास है जिस पर हम लोग व्यापक रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लिए हम लोगों ने लगभग 2 क्लासेज में हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, कालक्रम, विस्तार, उदय के संबंध में मत, और क्या कहते हैं विशेषताएं, और विशेषताओं में हम लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और इसी क्रम में आज हम लोग धार्मिक जीवन पर या सांस्कृतिक जीवन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी धार्मिक जीवन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है या टॉपिक है इसका, वो है नगरीकरण या नगर नियोजन। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमको मिलती है वो पुरातात्विक उत्खनन से ही मिलती है। और जिस चीज का हमको बहुतायत में मिलता है उसका एक हम लोग लगभग सटीक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसमें कभी कभी अंतर भी आता है। लगातार अभी भी शोध और उत्खनन और उस पर क्या कहते हैं निरंतर रिसर्च जारी है और हम लोग अनुमान उसके पुरातात्विक अवशेषों या पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर लगाते हैं। तो ये हमको कोई भी लिखित सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, मतलब प्राप्त हुई है लेकिन उसको हम लोग पढ़ने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो धार्मिक जीवन आज चर्चा करेंगे, नगर नियोजन करेंगे, कला और पतन के पुरातात्विक साक्ष्य करेंगे। यदि धार्मिक जीवन नगर नियोजन के बाद समय बचेगा तो हम लोग कला और पतन के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक पुरातात्विक प्रदर्शनी है, क्या है हड़प्पा संस्कृति, जो उत्खनन में प्राप्त मोहरे हैं, ईंटें और कलाकृतियों के माध्यम से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के समाज, तकनीकी और उसकी मान्यताओं की पुनर्रचना करने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में आइए आज हम लोग चलते हैं इनका क्या धार्मिक जीवन कैसा था। कमोबेश आज का जो धार्मिक जीवन है जैसा जैसा लगभग वही था। 2-3 चीजें इसमें हमको देखने को मिलती है। मूर्ति पूजा का सबसे प्रारंभिक प्रमाण यहाँ मिलता है, ठीक है, मूर्ति पूजा। लेकिन मूर्ति पूजा तो था लेकिन मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, मंदिर नहीं मिलते हैं। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मूर्ति पूजा तो मिला है, कांसे की नर्तकी मातृ देवी की पूजा मिली, कांसे का हड़प्पा के एक मुहर में देवी के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ये पृथ्वी की पूजा या उर्वरता की देवी के रूप में दिखाया गया है। इसमें मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहर का साक्ष्य हमको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को मूर्ति पूजक और कई प्रकार के, जैसे स्वास्तिक का प्रमाण बहुत जगह मिलता है। स्वास्तिक जानते हैं कैसे होता है? स्वास्तिक ऐसे ही बनता है। स्वास्तिक इधर 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 इधर, ठीक है। तो स्वास्तिक का भी यहाँ पर मिलता है और बड़ी संख्या में हमको योगी और पशुओं की आकृति भी मिलती है मोहरों पर। तो आइए हम इस पर देखते हैं। हड़प्पाई जो धार्मिक जनजीवन था, धार्मिक मान्यताएं थी, वो पुरातात्विक साक्ष्यों से जो खुदाई में हमको प्राप्त हुआ है कोई भी साक्ष्य, उसी से हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले मुहर के बारे में हम लोग आपको बताए दिए। मुहर
एक मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से, जहां पशुपति मुहर ध्यान की मुद्रा में पशुओं से घिरे योगी का चित्रण दिखाया गया। इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जा रहा है। देखिए ये पशुपति शिव हैं, ठीक है, इनके नीचे दो हिरण है, इधर भैंस है, इधर गैंडा है, इधर शेर है, इधर हाथी है। ये पूछा जाने वाला सवाल है, यूपीएससी में भी पूछता है और कहाँ पूछता है आपको, यूपी पीसीएस में वनडे एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या क्या, इसमें 3 तथ्य मिलता है आपको। 3 तथ्य क्या मिलता है? सबसे पहले पशुपति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति जो मोहर प्राप्त हुए किस मुद्रा में है, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ध्यान की मुद्रा में है। पशुओं से घिरे योगी का चित्रण है, तो कौन कौन से पशु हैं? 1 2 3 4 5 पशु है। 5 तरीके से घेरे हैं, लेकिन पशुओं की संख्या 6 है और 5 प्रकार के पशु हैं। ये हिरण है 2 नीचे, फिर ये भैंसा है, ये गैंडा है, ये शेर है, ये हाथी है। तो ये 3-4 फैक्ट इसमें से आपको मिलता है। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं और आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए ताबीज का भी प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ताबीज बड़ी संख्या में ताबीज के आकार की वस्तु में भूत प्रेत या अनिष्टकारी शक्तियों के रक्षा हेतु ये धारण करते थे, और इसी में स्वास्तिक का चिन्ह भी इनको बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए स्वास्तिक का साक्ष्य भी हमको देखने को मिलता है। फिर वृक्ष और प्रकृति पूजा में भी ये बहुत विश्वास करते थे। पीपल का वृक्ष बहुत ज्यादा संख्या में मिला है मुहरों पर, और मुहरों और बर्तनों पर पीपल वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण है। यह प्रकृति पूजा का प्रमाण हो सकता है। तो कई मुहरों पर प्रकृति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलता है? पीपल का वृक्ष। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हड़प्पा से मातृ देवी की उर्वरता का एक मुहर मिलता है। मुहर में देवी के गर्भ से पौधा निकालते हुए दिखाया गया है। यह पृथ्वी को उर्वरता या उपजाऊपन को दिखाता है। एक महिला है, वहां से गर्भ से सीधा पौधा निकलता हुआ दिखता है। ये कहाँ से मिलता है? ये हड़प्पा से मिलता है, ठीक है। ये मोटा मोटी फैक्ट है। प्रकृति पूजा, पशुपति शिव, मातृ देवी की पूजा, और क्या कहते हैं ताबीज, स्वास्तिक, ये सारी चीजें इसकी सभ्यता में हमको देखते हैं। हड़प्पाई पूजा स्थल मंदिर नहीं मिलता। पूजा के उद्देश्य, पूजा पद्धति या पुरोहित वर्ग के बारे में कोई जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती है। ये कैसे रहा होगा इनका पद्धति, बस जो साक्ष्य मिला है उसी आधार पर हम लोग उसको स्थापित कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये महत्वपूर्ण चीज देखिए, अग्निवेदिकाएं मिली, ठीक है। अग्निवेदिका का मतलब क्या होता है? जैसे यज्ञ जब करते हैं हम लोग, हवन जिसको कहते हैं, तो वो वेदिका के साथ लोथल और कालीबंगा से हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर मिले हैं। अग्निवेदिका बनावली से भी अग्निकुंड के साथ मिलते हैं। तो अग्निकुंड के निकट पशुओं की हड्डियां भी मिलती हैं। तो ये माना जाता है कि पशुओं की हड्डियां जब मिली हैं तो पशु बलि प्रथा भी रही होगी, कर्मकांडी प्रथा रही होगी। अग्नि का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा था, संभवतः पशु बलि की प्रथा। तो ये हो गया, कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, बनावली, लोथल, ठीक है। प्रतीक शिवलिंग, बड़ी संख्या में शिवलिंग जैसी आकृतियों की कुछ प्राप्ति हमको देखने को मिलती है। पवित्र पशु कुबड़ वाले बैल, जिसको एक श्रृंगी बैल भी बहुत यहाँ मिलता है। एक श्रृंगी बैल मतलब जिसको एक सींग हो, उस बैल को वहां भी मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पशुपति शिव की पूजा, स्वास्तिक और ताबीज, मातृ देवी की पूजा,
हड़प्पा से मिला है। प्रकृति पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा ये करते थे, प्रकृति पूजा। अग्नि, अग्नि कुंड या कर्म कांड, पशु बलि का प्रमाण और शिवलिंग का भी प्रमाण हमको देखने को मिलता है। शिवलिंग और क्या कहते हैं, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी, एक सींग वाले बैल, पशु मतलब बैल की पूजा ये लोग बहुत करते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको सारी चीजें यहाँ से स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये जानिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो धर्म था, कुछ कुछ वैसा धर्म आज भी प्रचलित है, बस आजकल मंदिरों के साथ और पुरोहित वर्ग का वर्चस्व है। पहले ऐसा देखने को हमको नहीं मिलता था, सारी चीजें हमको पहले ये देखने को मिली है। इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे, पशुपति शिव कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक व ताबीज का उल्लेख हमको बहुत मिलता है मोहरों पर और बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर। मातृ देवी हड़प्पा से एक मोहर मिला है। प्रकृति पूजा का साक्ष्य मोहरों पर और बर्तनों पर मिलता है, पीपल का वृक्ष दिखाया जाता है उस पर। अग्निकुंड और कर्मकांड, अग्निकुंड के कई साक्ष्य हमको मिलते हैं, लोथल, कालीबंगा, बनावली से। शिवलिंग का साक्ष्य हमको मिलता है मोहरों पर, उनके बड़ी संख्या में जो शिवलिंग की जैसी आकृतियां उनके मोहरों पर देखने को हमको मिलती हैं। एक श्रृंगी बैल का भी बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन थे और मुहर, 2 जगह हमको देखने को मिलता है। तो ये मोटा मोटी धर्म हो जाता है। धर्म को आप लोग जानिए और अच्छे से इसको रिमाइंड करिए, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो धर्म का अंतिम रूप जो होता है, जैसे मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, तो मृत्यु के बाद मनुष्य को उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अंतिम संस्कार 3 प्रकार के होते थे। पहला होता था पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब होता था शव को पूरी तरीके से दफनाना। 2 प्रकार के समाधान इसमें, मतलब 3 प्रकार के समाधान करते थे। शव को पूरी तरीके से दफना देते थे, आंशिक समाधान करते थे, आंशिक समाधान करते थे। तो आंशिक समाधान में क्या करते थे ये लोग, पहले ऐसे ही बॉडी को खुले में चील, कौवे और जंगली जानवरों को लिए रख देते थे। जब उसके बाद कुछ अवशेष मिल जाता था, उसके बाद उसको दफना देते थे अवशेष। फिर एक चीज क्या है, अस्थियों को कलश में रख कर दफनाना। पहले जो इनका शव होता था उसको जला देते थे, फिर उनके अस्थियों को कलश में रख के दफनाते थे। कुछ ऐसी जानकारी भी मिलती है, दैनिक जीवन की उपभोग की जो वस्तुएं थी, उपभोग की वस्तुएं, उनको भी इनके अंतिम संस्कार में प्रयोग किया जाता था। जैसे कब्रों में शवों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ दफनाया गया है। इससे क्या प्रमाण मिलता है कि इनका पुनर्जन्म में विश्वास रहा होगा। ठीक है, तो धार्मिक विविधता क्या है, अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक गतिविधियों में यह विविधता अलग अलग धार्मिक विश्वासों के प्रचलन का द्योतक है। आज हम देखते हैं तो 2 ही प्रकार का समाधान होता है। हिंदू माइथोलॉजी में शव को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, फिर अस्थि विसर्जित की जाती है, गंगा में प्रवाहित की जाती है। बाकी जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन हुआ, यहूदी हुआ और इस्लाम धर्म हुआ, सबके शवों को दफनाया जाता है, कब्र में डाला जाता है। ठीक है, लगभग तीनों यहाँ तो सब कुछ प्रचलित रहा। ठीक, अब नगर विभाजन हम लोग इसको कर ही लेते हैं, इसके बाद हम लोग वो करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, आयाम है, वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन, तो नगर नियोजन कैसे था, मैंने बताया कि इनका जो नगरों का नियोजन था, प्लानिंग, नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग था, वो बहुत विशिष्ट था। कुछ कुछ वैसा ही है
जैसा कि आज का जो हमारा स्मार्ट सिटी की संकल्पना है कुछ कुछ वैसा ही है। तो नगरों का अगर हम बात करें तो इनके नगर दो भागों में विभाजित होते थे। एक होता था पूर्वी टीला, एक होता था पश्चिमी टीला। दो भागों में विभाजित होता था। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला में जो समाज के प्रमुख वर्ग होते थे, जैसे शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग या विद्वान जिसको कहते थे, तो ये लोग रहते थे। पूर्वी टीला में कौन लोग रहते थे? पूर्वी टीला में रहते थे सामान्य जन और जो कारीगर थे और जो भी कृषक, कारीगर, जितने भी अन्य लोग बचते थे सब इधर रहते थे। जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचाई पर स्थित था और प्रत्येक पश्चिमी टीला एक दुर्ग बनता था, उससे वो ढका होता था, मतलब उसको दुर्ग से किलेबंदी की जाती थी। पूर्वी टीला भी कभी कभी दुर्ग से ढका हुआ मिलता है और कहीं कहीं तो दोनों टीलों को किलेबंदी की गई है बड़े स्थानों पर, ठीक है। और ये ऐसे करते थे तो इसमें रहने वाले चाहे पूर्वी टीला हो चाहे पश्चिमी टीला हो, उसमें जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पैटर्न पर मकान बनाया जाता था। हर मकान में आपको नाली की व्यवस्था मिलती थी और हर मकान में आपको जो क्या कहते हैं खिड़कियों की व्यवस्था थी। खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। प्रत्येक घरों में कुओं का स्थान वो मिला साक्ष्य हमको मिलता है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न पर बना होता था, ठीक है। अभी हम इसका आपको चित्र भी दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती थी। जल की उन्नत निकासी भी थी, नालियों को ढका जाता था, जो नालियां जाती थी घर से निकलकर वो मुख्य नाली में मिल जाती थी। ये मतलब साफ सुथरा और क्या कहते हैं हवादार टिकाऊ ये लोग घर बनाने का प्रयास करते थे। तो इसी क्रम में आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसा था ये प्लानिंग। इस प्लानिंग के बाद हम लोग करेंगे। तो देखिए पश्चिमी भाग दुर्ग था, मैंने बताया। पश्चिमी टीला पूर्व अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित था, मैंने बताया है। किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं, संभवतः शासक वर्ग की सुरक्षा उनके सामाजिक महत्व का प्रतीक था। दूसरा जो निचला टीला था या निचला शहर था, पूर्वी भाग था, ये बड़ा क्षेत्रफल था, आम जनजीवन, सामान्य जनजीवन यही रहती थी, ठीक है। और प्रत्येक कभी कभी दोनों भागों में विभाजित किया, जैसे लोथल और बनावली में कोई विभाजन नहीं मिलता, पश्चिमी और पूर्वी टीला नहीं मिलता, बल्कि दोनों आपस में ही जुड़े थे, कोई विभाजन नहीं था। मतलब नगर दो भागों में विभाजित नहीं था। धौलावीरा एक स्थान है जहां से 3 भागों में विभाजित मिलता हुआ, उत्तर, मध्य और निम्न, ठीक है। तो नियोजन और मकानों में एक रूपता सुदृढ़ शहरी प्रशासन की उपस्थिति को स्पष्ट करती है। पूरी दुनिया में हड़प्पा की पहचान इसी नियोजन से है। नगर नियोजन ही इनका यूएसपी था, यही इनका लैंडमार्क भी माना जाता है, ठीक है। मोटा मोटा समझ गए कैसे था? आप लिख सकते हैं आंसर, आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। पश्चिमी दुर्ग और सार्वजनिक जीवन केंद्र, तो पश्चिमी दुर्ग में विशाल भंडारण संरचनाएं भी हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो से मिला है अन्नागार, मोहनजोदड़ो से अन्नागार आर्थिक प्रशासन का। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है संभवतः। स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्नान का, किसी उत्सव में एक बहुत बड़ा तालाब होता था, तालाब में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण सीढ़ियां बनी होती थी, लोग उसमें स्नान करते थे और पर्व या उत्सव का आनंद लेते थे। ऐसा साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार का मतलब होता है जैसे आजकल का एफसीआई, फूड कारपोरेशन, एफसीआई समझ रहे हैं, जहां भंडारण किया जाता था अन्न का, अधिक उत्पादन हो जाए उसके लिए एक
अन्नागार बनाया जाता था, उसमें सभी अन्न को रखा या उसको संरक्षित किया जाता था। मोहनजोदड़ो से सभा भवन से प्राप्त हुई, सभा भवन में प्राप्त हुआ सार्वजनिक जीवन के चर्चा का केंद्र है। ये सभी संरचनाएं किलेबंद क्षेत्र के भीतर थी, जो एक संगठित और सुरक्षित शासक वर्ग को रेखांकित करता है। देखिए स्नानागार है, उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये आपका सभा भवन है, यहाँ कोई चर्चा परिचर्चा होती थी। सभा भवन जैसे राजा महाराजा के शासन काल में देखे होंगे, सभाएं लगती थी यहाँ, ठीक है। ये आपका अन्नागार है, ये अन्नागार मतलब बना हुआ है, यहाँ अन्न रखे हुए हैं, मतलब अनाज रखा जाता था। ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ मिली हैं, ठीक है। अब मैंने हड़प्पाई सड़क और मकान की संरचना की बात की थी, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो जो सड़कें होती थी इनकी, वो ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड प्रणाली पर सड़कें एक दूसरे को निश्चित समकोण पर काटती थी, नगर आयताकार खंडों पर विभक्त। देखिए समकोण, ये इधर चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, तो ये समकोण पर काटती है, इसी को ग्रिड कहते हैं, ग्रिड पैटर्न है। मकान की संरचना पक्की ईंटों से निर्मित, हमने कालीबंगा से अलंकृत पक्की ईंटों का बताया है। एक या दो मंजिला घर बनते थे। प्रत्येक मकान में आंगन होते थे, कमरे होते थे, रसोई घर होता था, नालियां होती थी और कुआं भी प्रत्येक घरों में मिला है, अधिकतम घरों, ठीक है। तो ये सारी चीजें जान लीजिए, लिख दीजिएगा आप लोग। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय गलियों की तरफ खुलते थे, हमने आपको बताया ही पहले। मकानों की वास्तुकला में अलंकरण को महत्व नहीं दिया गया था, उपयोगिता सर्वोपरि थी। उपयोगिता मतलब कि ये मकान का जो दरवाजा है ये मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों की तरफ खुलता था। हवादार घर बनवाते थे, हवादार घर बनवाते थे। उपयोगिता मतलब अधिकतम यूटिलिटी उसको देने की थी, न कि बहुत ज्यादा उसको लैविश ये लोग नहीं जीवन जीना चाहते थे, बल्कि उपयोगी जीवन जीना चाहते थे। मतलब केवल आडंबर और माहौल में नहीं रहना था, बल्कि वो एक्चुअल लाइफ में जीना चाहते थे। यही ऐसे मकान का प्रणाली ये बताया गया, ठीक है। फिर नियोजन की कुछ सर्वोत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी, हमने बताया ही आपको। प्रत्येक घर से नाली निकलती थी, जो नाली होती थी वो क्या है, वो मुख्य नाली में जाके मिल जाती थी। समकालीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का सर्वोत्तम जो साक्ष्य हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। बहुत बार पूछा गया है सवाल, धौलावीरा को यूनेस्को की मूर्त जो है कलाकृतियों में शामिल किया गया है, ठीक है, उसको जानिए। तकनीकी घरों की नालियों का मुख्य नाले में मिलना, सफाई, मुख्य नाले की नियमित साफ सफाई और उन्हें ढक कर रखने की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। ये देखिए मुख्य नाली है, ऊपर से ढका हुआ है, और ये सब घर से नालियां हैं, ये जाती थी ऐसे इसमें चली आती थी, ये देखिए, ठीक है। हाउस होल्ड पाइप जिसको कहते हैं। नदी तटों पर निर्भरता, नदियों से दूर नए शहरों का निर्माण न कर पाना इनकी क्या है, सीमाएं रही हैं। तकनीकी ठहराव, लंबी अवधि तक तकनीकी में कोई विशेष परिवर्तन या विकास नहीं हुआ, अपडेट नहीं होते रहे, ये भी इनकी एक सीमा रही, जो कि पतन का कारण भी बनती है, हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है। तो अब आज की क्लास को हम लोग, ये कलाकृति है मूर्ति कला, हम लोग मूर्ति कला का मतलब जिससे किससे मूर्तियां मिलती हैं। दो ही प्रकार की मूर्तियां बनेगी, या तो मिट्टी की मूर्ति बनेगी या तो धातु की मूर्ति बनेगी। तो इसको हम लोग व्यापक तौर पर चर्चा करेंगे कल की क्लास में। उसके बाद कुछ विशेषताएं भी रह जाएंगी, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग पढ़ते रहिए, क्लास कैसी लगी उसको बताइए, आप लोग नियमित इसको देखिए, फीडबैक दीजिए, ताकि हम को भी प्रोत्साहन मिले, और जो कमियां हैं वो भी बताइए, उसको दूर कर दिया जा सकता है। हम लोग इस पर
फिर कल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।